Hi guys, welcome to VN coaching classes. सो गाइस अब स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 7 का पार्ट नंबर 2, जाति पर विचार विमर्श। वर्तमान तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली ताल्लुक मतलब एरिया में स्थित उय्याकोडन उदयार के 12वीं शताब्दी के अभिलेख में, इसको याद रखना, ठीक है। 12वीं शताब्दी के अभिलेख में ब्राह्मणों की एक सभा का विचार विमर्श का विवरण मिलता है। मतलब उन्होंने सेट किया कि जाति कौन से कैसे सेट करेंगे। रथकारों का यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है, उनकी सामाजिक स्थिति के बारे में बताया जा रहा है। इस जाति के कामकाज तय किए कि ये इस जाति के लोग वास्तुकला, रथ, गाड़ियों का निर्माण, मंदिर द्वार बनाना और मूर्तियाँ स्थापित करना, बलि के लिए लकड़ियों से बने साज सामान तैयार करना, मंडप बनाना और राज्य के लिए जेवर बनाना आदि इत्यादि शामिल थे। मतलब कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि ब्राह्मणों ने ये सेट किया उस टाइम भी कि कौन सी जाति क्या कार्य करेगी। अब पढ़ते हैं विवरण 11वीं और 12वीं शताब्दी का। इस सदी तक आते आते क्षत्रियों के बीच नए राजपूत हो गए। पहले तो कुछ जनजातियां इसमें से थी, ठीक है, और बाद में ये लोग राजपूत बन गए। वे लोग हुण, चंदेल, चालुक्य और कुछ दूसरी वंश परंपराओं से भी आने लगे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि टाइम जैसे जैसे चेंज होता है ऐसे ऐसे लोग भी चेंज होंगे और सत्ता भी चेंज होगी। पुराने शासकों को हटाकर इन नए शासकों ने वहाँ पे जगह ले ली। बट ये था कि कुछ ही लोग थे, कुछ ही गोत्र थे या फिर कुछ ही वंश थे जो कि शासकों में आए, वरना बाकी सब एक नॉर्मल समाज का हिस्सा बन गए। धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन से, क्योंकि ब्राह्मण ही थे जो किसी को भी ये बताते थे कि तुम किस जाति में आते हो या फिर तुम्हारा क्या काम है, ठीक है। और बट दूसरी तरफ एक एरिया था पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिमी सरहद का कि वहाँ पर लोग इस्लाम को कबूल कर चुके थे, इस्लाम मान चुके थे। तो ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई जाति व्यवस्था को वो लोग मना करते थे, क्योंकि जो व्यवस्था ब्राह्मणों ने बनाई थी वो गैर बराबरी वाली थी और बड़े पैमाने पर इस व्यवस्था को नकार दिया गया था। अब चलते हैं गौंड जनजाति में घूमने, क्योंकि ये जनजातियों में बहुत इम्पोर्टेंट जनजाति थी। गौंड लोग, पहले देख लेते हैं इनकी लोकेशन किधर है। गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। वे स्थानांतरीय कृषि अर्थात जगह बदल बदल कर खेती करते थे। आइए समझते हैं कैसे खेती करते थे। जैसे मान लीजिए कि ये पूरा एक वन प्रदेश है। उन लोगों ने हाफ पार्ट में क्या किया, यहाँ पे वन था, वन यहाँ पर भी है, पर इस जगह उन्होंने पहले तो आग लगा दी, ठीक है। आग लगाने के बाद वहाँ पर जो उसकी राख बचती थी, उस ही राख में, राख तो काली होती है, उसी राख में वो लोग फसल बो देते थे और फिर फसल उग जाती थी। जब इस एरिया की उर्वरता खत्म हो जाती थी तो इस वाले एरिया को छोड़कर वो लोग इस एरिया पर आ जाते थे, ठीक है। तो ये है स्थानांतरित कृषि। गोंड जाति बहुत विशाल थी, जो कि बहुत कुछ छोटे छोटे कुलों में बटी हुई थी और प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घटी, फायदा तो उठाएंगे, तो जो बड़े गोंड राज्य थे उन्होंने छोटे सरदारों पे अटैक कर दिया। इवन इसका उल्लेख बताया है अकबरनामा में कि गढ़ कटंगा
के गौंड राज्य में 70,000 गांव थे। इसका डिवाइडेशन बताया गया है यहाँ पे, वो इस टाइप से था। पहले तो राज्य गढ़ों में बटा होता था, जिसका हेड गौड़ जाति का या गोंड कुल का कोई भी मतलब एक पर्टिकुलर कुल होता था, क्योंकि बहुत सारी उपजातियाँ बट गई थी उसकी। फिर वो गढ़ 84 में बटा हुआ था। 84 मतलब 84 गांव, उसको बोल ही दिया कि वो 84 है। और 84 जो था वो बरहोतों में बटा हुआ था। बरहोतो मतलब 12 गांवों का समूह। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बरहोतो मतलब 12 गांवों का समूह। तो अब समझते हैं कि जब गोंड जनजाति से हटकर जाति बन गई, वो एक मुख्य समाज की धारा का पार्ट बन गई, उस टाइम क्या हुआ? बड़े राज्यों का उदय हुआ। और बड़े राज्यों के उदय ने जो गोंड समाज का एक मूल कैरेक्टर था, इक्वालिटी, वो ही चेंज करके डाल दिया। धीरे धीरे गोंड जाति भी इनक्वालिटी की तरफ मूव कर गई और यहाँ फिर वही सिस्टम शुरू हो गया। ब्राह्मण लोगों ने गोंड राजाओं से अनुदान में भूमि ली, ब्राह्मण पावरफुल बन गए और ब्राह्मण तो थे ही सब कुछ सेट करने वाले, जाति व्यवस्था, धर्म व्यवस्था। तो अपने आप को राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई गोंड सरदारों की। तो इसलिए उन्होंने गढ़कटंगा के गौंड राजा अमनदास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण कर ली। उनके पुत्र थे दलपत। दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा सालवाहन की पुत्री दुर्गावती से शादी कर ली। ठीक है, दलपत ने चंदेल वंशीय दुर्गावती से शादी कर ली, बट दलपत की मृत्यु बहुत ही कम समय में हो गई। तो रानी दुर्गावती ने वहाँ का सारा कार्यभार संभाल लिया उस राज्य का। बट उस टाइम वही एक नॉर्मल सी एक बात है कि भाई लड़की है, औरत है, तो नहीं संभाल पाएगी राज्य। फिर उन्होंने एक रास्ता अपनाया। उनका जो 5 साल का बेटा था उसकी संरक्षिका बन गई, वीर नारायण की संरक्षिका बन गई। और उसके नाम पर अब यह है कि अब कोई राजा है, उसका जो संरक्षक है वो राज्य संभालेगा। तो उनकी मदर ही उनकी संरक्षिका बन गई। उनके नाम पे शासन वो करने लगी। इतनी टैलेंटेड थी कि अपने टाइम में जितना भी राज्य उनको मिला था उससे ज़्यादा बड़ा उन्होंने कर दिया दुर्गावती ने। बट 1565 में मुगलों ने अटैक किया। मुगलों की साइड से किसने अटैक किया? आसिफ खान ने अटैक किया। दुर्गावती ने जितना हो सका उसको बराबरी की टक्कर दी। बट अब ये बात थी कि मुगलों की जो सेना थी वो सुसज्जित थी, तो मुगलों की सेना जीत गई। रानी दुर्गावती ने सोचा कि समर्पण करने की बजाय, दूसरे के सामने झुकने की बजाय वो मरना पसंद करेगी, वीर गति प्राप्त करेगी। तो उन्होंने वही बेहतर समझा और कुछ टाइम बाद उनकी बेटी की भी डेथ हो गई। गढ़कटंगा एक समृद्ध राज्य था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हाथियों को पकड़ने का और बेचने का या फिर उसे दूसरे राज्यों को निर्यात करने का बहुत अच्छा बिजनेस था। और हमने पहले ही पढ़ा है कि मगध की सेना इतनी पावरफुल क्यों थी, क्योंकि उस सेना में हाथी भी थे। अब ये लोग क्या करते थे कि वन से हाथी पकड़े, उनको बेच दिया, पैसे आएंगे। अब वो पैसे आएंगे तो बिजनेस बहुत अच्छा होगा, तो समृद्धशाली बन गया गढ़कटंगा। मुगलों ने गोंडों को हरा दिया, लूट के ले गए। इसमें काफ़ी सिक्के और काफ़ी हाथी उन्होंने हथिया लिए। राज्य का एक भाग तो अपने कंट्रोल में कर दिया और जो आधा बचा हुआ था वो वीर नारायण के चाचा चंद्र शाह को दे दिया। काफ़ी टाइम तक, मतलब कुछ टाइम तक गढ़कटंगा का यहाँ पे पतन हो गया। जो सारी चीज़ें लूट के ले गए, कोई बिजनेस नहीं रहा, कोई कुछ नहीं रहा। अब बिजनेस नहीं होगा, वहाँ काम नहीं होगा, तो डेवलपमेंट कैसे होगा? गढ़कटंगा का पतन हो गया। बट उसके बाद भी बेचारा कुछ ना कुछ अब करके अपने आप को स्टैब्लिश करके रखता था गढ़कटंगा राज्य।
बट कुछ टाइम बाद बुंदेल और मराठों से उनका फेस ऑफ हुआ और उस संघर्ष में वो लोग असफल रहे। और अब चलते हैं अहोम जनजाति से मिलने, क्योंकि गौड़ जाति और अहोम जाति ये प्रमुख जनजातियों में आती है। अहोम जनजाति असम, अरुणाचल प्रदेश की साइड का जो एरिया है, जिसको हमारे भारत का पूर्वी भारत या फिर पूर्वी प्रदेश भी बोले जाते हैं, 7 सिस्टर्स, उस साइड की बात है। अहोम लोग म्यांमार से आए थे और 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आकर बस गए। उन्होंने भूस्वामी लोगों की पुरानी राजनीति को एंड कर दिया और एक नए तरीके से एक नए राज्य की स्थापना की। उन्होंने 16वीं सदी के दौरान चूंटियों और कोच हाजों अपने कंट्रोल में कर लिया और जनजातियाँ थी उनको भी अपने कंट्रोल में कर लिया। उन्होंने मतलब किसने, अहोमों ने एक बहुत बड़ा राज्य बनाया। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे देखने के लिए मिलता है कि 1530 के दशक में ही आग्नेय अस्त्रों का, मतलब जैसे गोला बारूद वगैरह होते हैं, उन पे उन्होंने इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया था और 1660 तक बहुत अच्छा कंट्रोल हो गया था और बहुत हाई क्वालिटी के, बहुत अच्छी क्वालिटी के बारूद और तोपों के निर्माण करने में भी सक्षम हो गए थे। 1530 तक तो उन्हें सिर्फ चलाना आया और 1660 तक वो उसको बनाना भी सीख गए थे। अहोमों को काफ़ी अटैक्स को भी फेस करना पड़ा, दक्षिण पश्चिम से स्पेशली। 1662 में मीर जुमला ने अहोमों पे अटैक किया, जो कि मुगलों की साइड से फाइट करने आया था। इसमें अहोम हार गए, बट काफ़ी लंबे टाइम तक मुगल वहाँ पे स्टैब्लिश नहीं रह सके। अब बढ़ते हैं अहोमों के थोड़े बारे में थोड़ा सा मैप में। ये जा रही है ब्रह्मपुत्र घाटी, ठीक है। ये है चोटिया, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा। और यहाँ पर अहोम जाति आकर बस गई, म्यांमार, बर्मा। ठीक है। अहोम राज्य बेगारों पे निर्भर था। बेगार मतलब जिनसे ज़बरदस्ती काम लिया जाता था और उन लोगों की लैंग्वेज में बेगारों को पाइक बोला जाता था। अहोम राज्य में एक जनगणना की गई। प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पे निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे। इसके लिए जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाकों में कम आबादी वाले इलाकों में लोगों को भेज दिया। मतलब कि जैसे ये 2 एरियाज़ हैं, यहाँ पे अहोम लोग ज़्यादा है, यहाँ पे जनसंख्या कम है, तो यहाँ पे उन लोगों को भेज दिया गया। अब जब इस तरह से उनको बांट दिया गया तो अहोम कुल टूट गए। 17वीं शताब्दी का पूर्वार्ध होते होते प्रशासन खासा केंद्रीकृत हो चुका था। इसमें एक स्पेशलिटी थी कि जो वयस्क पुरुष थे, मतलब जो जवान या फिर जिसको बोल सकते हैं कि जो तरुण लोग थे, जब फाइट होती थी तो सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। इसके अलावा बांध, सिंचाई व्यवस्था आदि में वो लोग अपना योगदान किया करते थे। मतलब कोई फिक्स सेना नहीं थी कि कोई फिक्स सेना है और उसको सैलरी दी जा रही है जैसे आज के टाइम में दी जाती है ना। ज़रूरत पड़ी तो सारे आ गए फाइट करने के लिए, नहीं ज़रूरत है तो अपना काम में ध्यान लगाओ। अहोम लोग चावल की खेती के लिए नए तरीके भी अमल में लाए। जिस एरिया में अहोम लोग रहते थे उस साइड बहुत पहाड़ है, ठीक है। गारो खासी जयंतिया नाम की पहाड़ियाँ हमने पढ़ी भी है और हमने यहाँ पे देखी भी है। अभी बारिश ज़्यादा होती है तो चावलों को उगने के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, इसलिए स्पेशलिटी भी थी चावल ज़्यादा उगाना। और एक स्पेशलिटी उन्होंने और हासिल कर ली, चावल की खेती के लिए नई टेक्निक्स यूज़ करना। अहोम समाज कुलों में विभाजित था, जिन्हें खेल कहा जाता था। कुलों को खेल कहा जाता था और एक खेल के नियंत्रण में, एक खेल के कंट्रोल में प्राय कई गांव होते थे। और स्पेशल बात, एक जो बहुत अच्छी बात मुझे लगी यहाँ पे, कि किसानों को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा ज़मीन दी जाती थी। इवन राजा की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि इन लोगों की परमिशन के बिना वो ज़मीन
जो ग्राम समुदाय के लोगों ने दी है किसान को ले ले। स्टार्टिंग में तो अहोम लोग जनजातीय देवताओं की उपासना करते थे, बट जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वैसे वैसे चेंजेस भी आते जाते हैं। 17वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्राह्मणों का प्रभाव वहाँ भी बढ़ गया और ब्राह्मणों को राजाओं के द्वारा भूमि भी दान में मिल गई। एवं शिव सिंह, ये इसका कार्यकाल रहा, के काल में हिंदू धर्म वहाँ का प्रधान धर्म बन गया। लेकिन उन लोगों ने अपना जो बेसिक कल्चर था, जो बेसिक परंपराएं थी, अपनी उन परंपराओं को अहोम लोगों ने नहीं छोड़ा। अहोम समाज बहुत परिष्कृत समाज भी था। कवियों को, विद्वानों को जमीन दी जाती थी अनुदान में। नाट्यक्रम को भी प्रोत्साहन दिया जाता था। एवं संस्कृत की महत्वपूर्ण कृतियों का स्थानीय भाषाओं में जो लोकल लेवल पे लैंग्वेजेस बोली जाती थी उसमें उनको ट्रांसलेट किया गया। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृति को पहले अहोम भाषा में फिर असमिया में कन्वर्ट कर दिया गया। हमने इतना लंबा जो चैप्टर पढ़ा है, 2 पार्ट्स में पढ़ा है, उसका कंक्लूजन, उसका निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष साफ सीधा सही निकलता है। काफ़ी टाइम गैप के बाद, काफ़ी टाइम में जनजातियाँ जातियाँ बन गई, मुख्य समाज धारा से जुड़ गई। कुछ लोगों ने ब्राह्मणों की बनाई गई जाति व्यवस्था को स्वीकार कर लिया, कुछ जातियों ने मना कर दिया, जो कि इस्लाम धर्म कबूल कर चुके थे। डिफरेंट टाइप के रोजगार अपना लिए, जीविकाएं अपना ली और कुछ चेंजेस हुए, कुछ नए राज्य बने, कुछ पुराने राज्यों पे नए लोगों ने शासन करना शुरू कर दिया। और अब हम क्या करें? इंडिया वाले बेचारे इतनी अच्छी आदत के हैं, अपने पड़ोसियों को कैसे छोड़े? अब पड़ोसियों को भी पढ़ लेते हैं। मंगोल लोग पशुचारी और शिकारी संग्राहक थे। जनजाति वे मध्य एशिया के घास के मैदानों, जिसको घास के मैदान मध्य एशिया के क्या कहलाते हैं? स्टेपी, और थोड़ा उत्तर की ओर वे वन प्रांतों में बसे हुए थे। 1206 में चंगेज खान ने मंगोल और टर्की जातियों में एकता पैदा करके उन्हें शक्तिशाली सैन्य दल में बदल डाला। ठीक है, और अपनी मृत्यु के समय चंगेज खान एक विशाल साम्राज्य का राजा था। इवन उसके उत्तराधिकारियों ने जितना राज्य था उससे और ज़्यादा बड़ा कर दिया। अलग अलग समय में कभी रूस पे, कभी पूर्वी यूरोप, चाइना, मध्य पूर्व का काफ़ी हिस्सा मंगोलों के अंडर में आया अलग अलग टाइम पे। ठीक है, और मंगोलों के पास सुसंगठित सैन्य और प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी और ये विभिन्न जातीय और धार्मिक समूह के समर्थन पर भी आधारित थी। ठीक है, तो ये थे हमारे पड़ोसी मंगोल, जिसके बारे में हमने पढ़ा, और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 7 भी कंप्लीट होता है। आई होप यू लाइक इट, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, डू शेयर, डू लाइक। थैंक यू।